नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा नया कार्यक्रम राष्ट्र मंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं यह विशेष कार्यक्रम, और आज की बड़ी बहस है मदुरै मंदिर दीपक विवाद पर, क्योंकि तमिलनाडु में दरगाह बनाम मंदिर का विवाद गर्माता जा रहा है। मंदिर के पहाड़ी के एक स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव तक ला दिया है। दरअसल थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आश्रयों अरुपदई वीडू में से एक है। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान काटकर बनाया गया गुफानुमा मंदिर बना है। यह पूरे तमिलनाडु के श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से एक तीर्थ स्थल रहा है। लेकिन इसी के नजदीक एक दरगाह भी है, और मंदिर और दरगाह की बीच की दूरी करीब करीब 3 किलोमीटर है। इसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर तनाव पहले भी होता रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के जज ने दीप जलाने की परंपरा के पक्ष में निर्णय दिया, तो तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार जो है उसने इसकी अवमानना तो कर ही दी। साथ ही संसद में इधर कई पार्टियों के विपक्षी सांसद हाईकोर्ट के जज के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव तक लेकर आ गए। लेकिन इसके पीछे विपक्ष का उद्देश्य है क्या, इसी पर आज राष्ट्रमंच में करेंगे बड़ी बहस। पहले जरा इस मामले पर देख लीजिए कुछ प्रतिक्रियाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जज ने फैसला दिया और उनके फैसले के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लेकर आ गया। सुनिए। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहां सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनी जो उन्होंने संसद के अंदर कही, लेकिन कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो आप सांसदों को अपना अधिकार इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, इम्पीचमेंट वहीं रुक जाती है। नहीं पाया जाता तो सदन में वापस आता है। सदन में जो संबंधित जज हैं उसको उनका अपना पक्ष रखने का खुद या अपने वकील के जरिए मौका मिलता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप सांसदों को अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? तो कांग्रेस सांसद प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो उद्देश्य को लेकर है। तो इस पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने डीएमके की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार सनातन विरोध का प्रतीक बन गई है और राज्य में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। One state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram Temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. तो आपने इस जो पूरा मामला है इस पर प्रतिक्रिया आपने सुनी, और जाहिर सी बात है कि जहां विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो प्रक्रिया है और हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्न जो है वो उद्देश्य को लेकर है कि आखिरकार
एक जज अपना एक निर्णय देते हैं कि नहीं, जो परंपरा है वो जारी रहनी चाहिए, दीप जलाने की अनुमति दे देते हैं एक पक्ष को। ये एक निर्णय था जज का, लेकिन क्या ये इतना बड़ा निर्णय था या इसमें इतनी बड़ी आपत्ति थी कि महाभियोग का प्रस्ताव तक लेकर आ गए? ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी एक निर्णय पर इस तरह का प्रस्ताव लेकर आ गए हों। तो आज राष्ट्रमंच में इसीलिए हम इस बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं और कुछ सवाल जो राष्ट्रमंच पर हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल, जज पर महाभियोग के बहाने सनातन पर निशाना। दूसरा सवाल, आखिर क्या है पूरा मदुरै मंदिर दीपक विवाद, इसकी करेंगे पड़ताल। तीसरा सवाल, डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार क्यों गई हाईकोर्ट की अवमानना तक, क्योंकि जो निर्णय दिया उसको माना नहीं। और इतना ही नहीं, जज के एक निर्णय पर महाभियोग तक क्यों चला गया विपक्ष, इस सीमा को भी क्या विपक्ष पार कर रहा है, और अब आगे क्या हो सकता है इस मदुरै मंदिर दीपक मामले में, इसी की पड़ताल आज हम करने वाले हैं राष्ट्रमंच पर। और राष्ट्रमंच पर इसी बहस में जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस मंच पर, राष्ट्रमंच पर, जिसमें होती है बड़े विषय पर बड़ी बहस। आज मैं सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी के पास जा रहा हूं, और इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जब आज हमने इस विषय को चुना तो हमने कहा कि इस पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी को जरूर बुलाइए, क्योंकि उनका इस पर एक अध्ययन है। मैं चाहता हूं कि पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी आप इस विषय पर अध्ययन रखिए कि इस पूरे विवाद को, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, किसी भी विषय पे अपना पक्ष रखने से पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना होगा, हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जो थिरपरन कुंडरम नाम की पहाड़ी है, इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो थिर का मतलब है श्री, परन का मतलब है मुर्गन भगवान, और कुंडरम का मतलब ही पहाड़ी है। तो यानी कि इस पहाड़ का नाम ही, अब इस पहाड़ी का नाम ही अगर है श्री भगवान मुर्गन की पहाड़ी, तो इसके बाद मतलब कुछ रह नहीं जाता कि कुछ एक्सप्लेन किया जाए कि इस पे क्या हो सकता है। इस पे 3री और 14वीं शताब्दी के आसपास एक पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसको पांड्यन राजाओं ने उसका रिकंस्ट्रक्शन किया था, और पांड्यन राजाओं ने वो मंदिर बनाया है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं जी। उस पहाड़ी, और वो मंदिर वैसे ही चलता रहा, सारा सिस्टम चलता रहा। 12वीं शताब्दी में सिकंदर शाह, जो वहां पर एक मुगल शासक थे, वो जैसे कि सब जगह मुगलों ने जमाने में अत्याचार किए थे हिंदुओं पे, तो उस समय 13वीं, 14वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में जब अत्याचार हो रहे थे, तो पांड्यन ने उनके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उनको हराया, और वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ी पे भागते 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 ऊपर एकदम टॉप पे एक गुफा थी, उसमें जाके छुपे। पर पांड्यन ने उनका पीछा किया और 13वीं शताब्दी में जाकर के वहां उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कुछ सूफी लोगों ने उसमें वहां पे एक छोटी सी मजार बना दी, और उसके बाद 1805 में इलायन गुड़ी के जमींदार ने उस मजार पे एक दरगाह बना दी। और उस दरगाह का पूरा साइज आपको बता दूं, उस पहाड़ी, इतनी बड़ी पहाड़ी पे 0.33 एकड़ का कुल एरिया है जो दरगाह का है। वो बात आगे हुई, तो ये तो रहे हिस्टोरिकल फैक्ट। अब आते हैं जो पहला विवाद हुआ था, उसके पहले हमेशा से, और एक चीज और बता दूं जी, आप लोग तमिल कल्चर की बात करते हैं, जाके मैं चाहूंगा कि सभी जो लोग हैं यहाँ बैठे और देखें उसको, कि तमिल में कल्चर है, इस महीने में हर पहाड़ी के ऊपर वो दिया जलाते हैं, जिससे कि पूरे वो एक जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, वैसे वहां पहाड़ के ऊपर दिया जलाने का एक कल्चर है जिसको वो लोग मनाते हैं। वो मुगलों का शासन आया, अंग्रेज होने पे बंद, वहां पर कुछ डिस्प्यूट हुआ, और पहली बार 1919 में ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में दरगाह की तरफ से कहा गया कि वहां पे दिया नहीं जलाया जाएगा, डिस्प्यूट हुआ, तो वो मामला ब्रिटिश कोर्ट में पहुंचा। जब ब्रिटिश कोर्ट में मामला पहुंचा तो ब्रिटिश कोर्ट ने पूरी तरह से रिटन में जजमेंट दिया हुआ, जिसकी कॉपी भी मेरे पास अवेलेबल है जी। और उसमें क्लियर यह दर्शाया गया है कि चूंकि दरगाह बन चुकी है, अदरवाइज तो पूरी पहाड़ी हिंदुओं की, भगवान की पहाड़ी है जैसा नाम बताता है, लेकिन अब चूंकि
धार्मिक सद्भावना के लिए बेहतर है एक छोटा सा एरिया जितना दरगाह और उसकी सीढ़ियां, ये ठीक है। पूरा एरिया केवल दरगाह को बिलोंग करता है और बाकी सारा एरिया यानी कि दरगाह से 15 मीटर के बियॉन्ड जो कुछ भी है जी, दरगाह से 15 मीटर के बियॉन्ड जो कुछ भी है वो सब हिंदू का है, हिंदुओं का है और मंदिर का है। तिरुपरन कुंड्रम पहाड़ी पे जो मुरुगन जी का मंदिर है, ठीक है। और उसमें एक चीज और बताता हूं, उसमें बीच रास्ते में जब आप मेन मंदिर पे दो पहाड़ियों के बीच में दो तलहटी है, वहां पे मंदिर है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहां काशी विश्वनाथ जी का भी एक मंदिर है जी। वहां पर एक गणेश जी का भी मंदिर है जहां पे बीच में दिया जलाया जाता है। ये बात सबसे ऊपर टॉप पे, हिल टॉप पे जो दिया है उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो भागते हुए सबसे ऊपर पहुंचा था क्योंकि वहीं गुफा में छुपने की कोशिश की थी। ठीक है। अब जब ये जजमेंट 1923 के आसपास जब जजमेंट आया तो उसको लेकर के मुस्लिम दरगाह के लोग उसकी अपील में गए। अपील में उस जजमेंट को डाइल्यूट किया गया, जिसके खिलाफ हिंदू पक्ष प्रीवी काउंसिल में गया 1925 में, और फाइनल जजमेंट आया है 1933 या 32 में। ठीक है, जजमेंट आया और उसमें क्लियर कर दिया गया है जी। कि केवल वो एरिया जो दरगाह का है 0.33 एकड़ का एरिया ही केवल दरगाह को बिलोंग करता है, बाकी पूरी पहाड़ी हिंदू पक्ष को बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो रहा हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, मैं बाकी अब चीजों इस पर पे आऊंगा। राजनीति चल रही है, उस पे मैं आगे आऊंगा क्योंकि लोगों को लगेगा बिल्कुल कि मैं बिल्कुल ही सब बोल बिल्कुल रहा हूं। मैं आऊंगा, बाकी विवरण के लिए भी आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने बहुत ही विस्तार से जो इसका इतिहास रहा है उसको बहुत बढ़िया से समेटने की कोशिश की और आपने बिल्कुल उसकी एक पृष्ठभूमि दे दी है। मैं बाकी जगहों पर बाकी अपने मेहमानों के पास आऊं, इससे पहले समीर चौगांकर सर, ये बताइए कि ये अभी जो डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी ने उसका इतिहास रखा कि क्या उस मंदिर का इतिहास रहा है, क्या परंपरा रही है। अब सवाल यह है कि एक जज, जस्टिस स्वामीनाथन, एक याचिका पर निर्णय देते हुए परंपरा को जारी रखने का निर्णय देते हैं। अब राज्य सरकार का कर्तव्य तो यह था कि या तो इस निर्णय को वो आगे चुनौती देते और या नहीं तो उसका पालन करना था, उसका अनुपालन करना था। तमिलनाडु की राज्य सरकार जो डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, उसने ना तो उस निर्णय की अनुपालन किया और उल्टा महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, समीर सर? लालजी, कौशल जी ने इतने अच्छे तरीके से उसके पूरी हिस्ट्री बता दी है जी। और मुझे लगता है कि भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में आ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता के लिए बोलने के लिए बहुत ज्यादा रहेगा नहीं। देखिए, आप डीएमके की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो सरकार ये कहती है और जिस सरकार के मुखिया के बेटे और भाई और परिवार के लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन एक रोग है, इसका समूल नाश होना चाहिए, और जो हिंदू विरोध की राजनीति तमिलनाडु में करते रहे, क्या हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो मंदिरों में दिया जलने देंगे? क्या उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का सम्मान करेंगे? उनको तो यह करना ही था। तो जिस तरीके से वहां की डीएम की सरकार कर रही है, उसका साथ कांग्रेस तो देखिए कि कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये मुस्लिम लीग के माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है, और तो कांग्रेस भी उसका समर्थन करेगी कि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, वहां के मुसलमानों के वोट और हिंदू विरोधी वोट डीएमके को और कांग्रेस को चाहिए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले वहां पर। और इस पर सबसे बड़ी बात मुझे जो है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से जो साइन किया गया, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारी तक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से जुड़ने की, और इस बीच में अजय जी के पास चलते हैं। लेकिन अजय जी के पास जाएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब राष्ट्रमंच में इस बड़ी बहस में और ज्यादा इस विषय की पड़ताल करेंगे, अजय जी से भी और साथ में प्रोफेसर धर्मेंद्र जी से भी, और साथ में समीर जी ने भी अपनी बात पूरी नहीं की, उनकी बात को भी पहले पूरी करेंगे और उसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं राष्ट्रमंच, बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज जो मदुरै मंदिर दीपक विवाद है, दीप विवाद, उसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं समीर जी अपनी बात पूरी करें। समीर सर, बात पूरी कीजिए कि आखिर क्या इसके पीछे उद्देश्य है। आपने कहा क्या उम्मीद करें, इतना तो सर उम्मीद कर सकते हैं ना कि हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया तो उसको अनुपालन करे राज्य सरकार। ये उम्मीद करना तो बनता है कम से कम। लालजी, इसकी वजह सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों को एक संदेश देना, चाहे वो डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, तमाम जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करे हैं, कि देश के मुसलमानों से कहना कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा ध्यान रखिए वोट देते वक्त, हम आपका ध्यान रखेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि कांग्रेस जो जिन्ना की लीगी पार्टी बन गई है, जो माओवादी पार्टी बन गई, वो इसलिए कहते हैं। और देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे जैसी पार्टी, जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के हृदय सम्राट होते थे, उनके बेटे का ऐसा हृदय परिवर्तन होगा और वो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे। और यही रहा कि जब एकनाथ शिंदे के साथ हिंदुत्व के लोगों ने उनकी पार्टी भी ले ली, लोगों का समर्थन भी ले लिया और सत्ता से बेदखल भी कर दिया। महाराष्ट्र में तो अब एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के पताका फहरा रहे हैं, देश में नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की पताका बिल्कुल फहरा रहे हैं, बिल्कुल कई तरह के सवाल हैं और विपक्ष की करीब 1 दर्जन पार्टियों को के 107 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं उस महाभियोग के प्रस्ताव पर। अजय वर्मा जी, वहां पर कांग्रेस डीएमके के साथ सरकार में शामिल है। क्या कांग्रेस जैसी पार्टी से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हाई कोर्ट के एक जज ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसका अनुपालन करना चाहिए, या संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें? लेकिन वो करने के बजाय एक तो उसकी अवमानना हुई और उसके बाद ऊपर से लेकर आ गए महाभियोग प्रस्ताव। अजय जी, क्या है इसके पीछे उद्देश्य, बताइए। आदरणीय लालचंद जी, आपको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। और आप अच्छे पत्रकार हैं कि सबकी बात सुनते हैं, किसी के मौका सबको देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि किसी, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस युग में, जहां पर कुछ पत्रकार लोग कह रहे हैं, मुझसे कुछ बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हिटलर जर्मन का तानाशाह था, उसका एक प्रचार मंत्री था जोसेफ गोब्बाल, और जो आज के कलम के सिपाही भारत के कुछ पत्रकार और चैनल लोग हैं, वो उस गोब्बाल टीम के मेंबर हो गए हैं। अच्छा, गोब्बाल टीम के मेंबर। तो वो पत्रकारिता नहीं है, वो कलम के सिपाही सो गए हैं और सियासत के ये ताज वतन बेच रहे हैं। अब आ जाइए कलम विषय के पर सिपाही कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज वतन बेच देंगे। तो मैं इसलिए सबकी सुन लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं, अभी वो कौशल जी बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं। ज्ञान की एक किताब ट्विटर और उससे पढ़ के ले आए थे, उसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो इन्हें पता भी होनी चाहिए, तो पूरी बताते हैं। तो भगवान मुरुगन रिसर्च का पेपर दिखा रहे हैं। देवयानी के कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा, कोर्ट का जजमेंट, हाँ, कोर्ट का जजमेंट दिखा रहे हैं। भगवान मुरुगन का देवयानी के साथ यहाँ विवाह हुआ था, इसलिए इस स्थान को समस्त धर्मों की शादी करने का पवित्र स्थान माना जाता है, ये भी लिखित है। दूसरा, भगवान मुरुगन के 6 निवास स्थान है, उनमें से वन ऑफ देम एक ये भी है। 6 ठीक है। अब भगवान तो भगवान ही है साहब, प्रजा प्रजा है, राजा राजा। जैसे आजकल देवताओं के राजा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम तो उन्हें ही मानते हैं, क्योंकि ये बात नड्डा जी ने कही थी, हमने तो कही नहीं थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम बहुत सम्मान करते हैं और मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो अगर देखिए, सरकार अपनी रणनीति बना रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आखिर चुनावों से पहले ही क्यों आते हैं? ये संयोग है या प्रयोग? एक नंबर। दूसरा नंबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, भारत का संविधान इन सबको अपने हिसाब से पूजा, वर्शिप और रहने की, खाने की, पीने की स्वतंत्रता देता है। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का संविधान कहता है, जो उनके द्वारा रचित है, लिखित है, संविधान सभा ने बताया था। हाँ, गॉडसे का संविधान अगर कुछ और कहता हो तो मुझे नहीं पता कि वो क्या कह सकता है। अब तीसरी बात, मंदिर में अगर सांसदों ने, देखिए कोई महाभियोग प्रस्ताव, 107 सांसद, कोई ऐसा तो है नहीं कि चुने हुए सांसद है 10-10, 30-30, 20-20, 40-40 लाख लोगों ने
महाभियोग कोई भेजा है किसी भी चीज के लिए, तो ये रणनीति है विपक्ष की। विपक्ष किस रणनीति किस लिए करना चाहता है, हम तो अब कांग्रेस की और विपक्ष की रणनीति भी क्या, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, इनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ही तय करेंगे, ये बात सच है, ये बात सच है, आप ही तय करेंगे। हाँ, स्वामीनाथन जो जज हैं जिनके ऊपर ये महाभियोग आया गया मद्रास हाई कोर्ट, स्वामीनाथन साहब से पूछा गया कुछ लोगों ने कि साहब ये इसी टाइम जजमेंट क्यों आया, आप इस जजमेंट को पहले भी दे सकते थे। अब चूंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सारे साधन अपनाने के बाद भी कई इलेक्शनों में अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाते, क्योंकि देश की जनता ने वहां नकार रखा है इनको। अब फिर वहां ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, पीछे राजनीति देख रहे हैं सर। अगर मैं इसको थोड़ा समअप करूं, आप हाईकोर्ट के पीछे निर्णय के पीछे राजनीति देख रहे हैं? सर कहा राजनीति नहीं है, भारत देश की राजनीति को आ रहा हूं कौशल का 2014 के बाद चुनाव आयोग, अब कल हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे जी और प्रियंका जी, सोनिया जी और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के बीच देश के दिल्ली में रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़े एक रैली है, उसमें हम बताएंगे किस तरह से जनता के वोटों की चोरी की जा रही है। हम अपनी बात रखेंगे, जैसे बिहार में बता सुने। ठीक है, तो मैं फाइनल करूं, ठीक है, मैं फाइनल ये बता दूं आपको। हाँ, कंप्लीट कीजिए। आप कर लीजिए, बीजेपी के नेताओं की तो मजबूरी है, लेकिन कलम के सिपाही जो चौंगागर साहब हैं, इनकी क्या मजबूरी है भाजपा के शेल कंपनी में कोटा चला, हर जगह बैठ के एक ही गुणगान करते हैं, कभी जनता की जगह अच्छा, ये बताइए, सवाल पूछ लिया करें। मैं एक वाक्य बोलता हूं, फिर कौशलकांत मिश्रा जी एक बात बताइए कि कलम के सिपाही जो कोई मीडिया में है, पत्रकार हैं, ठीक है, उनकी अगर कोई एक मूल सोच बनती है, एक मूल विचार बनता है किसी मुद्दे पर, तो क्या उनको नहीं रखना चाहिए? आप इस पर जो सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है, आ रहा हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगा। क्यों उठा रहा हूं, ये भी तो पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मामले में समीर जी जो बोल रहे हैं ये उनकी मौलिक सोच हो। मैं 10 सेकंड में भी तो कह रहा हूं, बिल्कुल अच्छी बात है। इन्होंने मोदी जी से पूछा आज तक कि 13 हत्याएं हुई थी दिल्ली में, बम ब्लास्ट में किसी का बच्चा, भाई बहन, माँ बाप मारे गए थे, और मोदी जी ओमान वहां चले गए थे, कहां बर्थडे मनाने। इन्होंने पूछा मोदी जी से कि आप क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए। समीर जी काउंटर कर रहे हैं, समीर जी बोल रहे हैं, फिर डॉक्टर कौशलकांत, एक बार समीर जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर कौशलकांत। अरे सर, सब्जेक्ट पे भी कुछ बोल दीजिए। देश का बर्थडे मनाने आ रहा और अपने परम मित्र को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने, अडानी साहब को। तो इन्होंने पूछा कभी गए थे क्या घायलों को देखने? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पूछा ये कांग्रेस की पहाड़ियों एक एक करके, वर्मा जी कम से कम सब्जेक्ट पे तो बोल लीजिए प्लीज। आ रहा हूँ बोल रहा हूँ, अरावली की पहाड़ियों को पे कुछ नहीं बोला आपने। 100% अरावली की पहाड़ी 100 मीटर का बहाना देके और अडानी अंबानी को देने के लिए एक नया कानून पास कर दिया इन्होंने। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि ये पूरे निर्णय के पीछे राजनीति है। सर मैंने पवन जी की बात सुनी। पवन जी, आप पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा जजमेंट जज साहब ने अभी क्यों दिया। ये मेरे पास काउंटर है, मतलब फाइल किया गया, ये अपील फाइल की गई है सरकार के द्वारा, अजय जी नाम है इनका, अजय जी, हाई कोर्ट में डबल बेंच में। उसमें वो खुद लिख रहे हैं कि ये 16 नवंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, 18 नवंबर को केस फाइल हुआ, 18 नवंबर को रिट का नंबर हुआ, 19 नवंबर को एडमिनिस्ट्रेशन से पास हुई, 24 नवंबर को ये एडमिशन हो गया और 27 नवंबर को रिट पिटीशन सुनवाई और 28 को फैसला आ गया। इसमें अरे भाई, जज अपने आप जजमेंट थोड़ी देगा। जब उसके पास रिट गई, परंपरा भी तो इसी महीने दीप जलाने की रही है। पहले दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि दीप जलाने की बात कर रहे हैं। सर, तमिलनाडु के कल्चर से थोड़ा वाकिफ होइए, कांग्रेस वैसे भी एलिनेट हो जा रही है। वहां पर इसी महीने में इसी दिन दिया जलाने का कल्चर है, उस कल्चर को नहीं बदला जा सकता है। जिस तरीके से चांद निकलने पे ईद होती है, उसी तरीके से उसी दिन दिया जलाने का कल्चर हिंदू धर्म में रहा है, तो इसमें क्या गलत बात है। और आपको वर्मा जी, आपने ये कहा कि ये संविधान अंबेडकर था, वही संविधान उसी संविधान के तहत कोर्ट का निर्णय आया था, ये बात सच है। और ये डबल बेंच में मामला गया। अगर स्वामीनाथन की बात को हम छोड़ देते हैं तो डबल बेंच में मामला गया, डबल बेंच ने उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। तो आप ये कहेंगे कि फिर तो तीनों जजेस के खिलाफ आपको महाभियोग लाना चाहिए, क्यों नहीं लाए?
बिल्कुल प्रक्रिया तो, या जिस अंबेडकर जी के संविधान का आप हवाला दे रहे हैं उसी संविधान के तहत मैं कह रहा हूं कि आपको इसकी अगर आप इससे सहमत नहीं थे, इसका अनुपालन नहीं करना था, तो आपको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देना था। अजय जी जल्दी से बोलिए, क्योंकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी राम किशोर जी के सहयोगी है, उन्होंने भी सिग्नेचर किया है। हाँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता है राम किशोर जी, अभी राम किशोर जी ये कह रहे थे कि तमिलनाडु और सनातन की बात कर रहे थे। इनसे सर जानबूझ के मेरा नाम गलत क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपने उनके नाम को आपने पवन बोल दिया था गलती से, तो वो जानबूझकर आपका नाम बदल रहे हैं। वही तो हमने भी कहा, जो राहुल गांधी राम किशोर जी, अच्छा आप एक बार उनको अजय वर्मा कह दीजिए, आप एक बार कौशल जी उनको अजय वर्मा कह दीजिए, फिर वो आपको कौशल कांत कह देंगे। नहीं भाई, राम किशोर जी सुन लीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सनातन के, ठीक है, सनातन के बहुत बड़े नकली ठेकेदार बनते हैं, ठीक है, इनसे पूछिए, अगर इनको बिना गूगल देखे ये बता दें कि तमिलनाडु में कितने मंदिर हैं, बताइए जरा कितने मंदिर हैं तमिलनाडु में? मैं बताता हूँ 45,649 मंदिर है जो देखिए, सरकार के कंट्रोल में है। अभी स्क्रीन की तरफ ही देख रहे हैं। सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए। तमिलनाडु में टोटल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मंदिर है, जिसमें से 45,659 या 49 मंदिर केवल सरकार के कंट्रोल में है, जिसमें से 40,000 मंदिर ये सरकार बंद कर रही है, जिसका सोना लूट रही है। अरे भाई सब, अब ये पवन जी गलत बात, राहुल गांधी जी गलत बात, राहुल गांधी जी गलत बात, तुम्हें पता है नहीं कुछ, केवल गॉडसे की तरह झूठ बोलना। ठीक है, आप दोनों को जरा रुकना होगा, राहुल गांधी झूठ, आप दोनों को जरा रुकना होगा, क्योंकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर है तमिलनाडु में, 3 लाख से ज्यादा मंदिर है। रुक जाइए जरा, राहुल गांधी कम से कम पढ़ के तो आओ, रुक जाइए, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, नॉलेज नहीं है, अकल तो लगाओ। जब तो मैं कहता हूँ कि गॉडसे की विचारधारा, 3 लाख से ज्यादा मंदिर है, कुछ नहीं पता सब्जेक्ट के बारे में मालूम ठीक है, ठीक है, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। करनी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को लाइए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब आप दोनों रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव जी की पार्टी ने भी सिग्नेचर किया, उनके सांसदों ने भी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को, अब आप लोग जरा रुक जाइए, उनको मौका दीजिए, आप लोगों के सहयोगी हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये बताइए कि तमिलनाडु का ये मामला संविधान का हवाला दिया जाता है, उसी संविधान के तहत हाईकोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद क्या होना चाहिए था प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव? ये होना चाहिए था जो हो रहा है और जिसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आपके सांसद भी सिग्नेचर कर रहे हैं उसमें, बताइए। लाल जी, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, ये देश संविधान से चलता है जी, और कोई सांसद अपने विशेषाधिकार का अगर इस्तेमाल करे संवैधानिक तरीके से, तो निश्चित रूप से जो संविधान विरोधी लोग होंगे उन्हें बुरा लगेगा, उसका विरोध करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय या भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उसका सम्मान है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन जज होना इस बात का प्रमाण नहीं है, कोई जज बायस्ड नहीं है। हमने भी मोदी गवर्नमेंट के इधर हाल के 2 फैसले जो देखे हैं, एक जज साहब के यहाँ तो जली हुई नोट मिली थी, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, आपके कैमरे से गायब हो गया हो तो मुझे पता नहीं है, पर हमारे जहन में तो है, पूरे देश के जहन में तो है। एक जज का फैसला आपने सुना था कि किसी महिला का स्तन पकड़ना, उसके नाड़े को तोड़ देना, उसे घसीट के ले जाना, उसकी मंशा नहीं है कि उसका हम बलात्कार करना चाहते हैं। एक जज ये भी है। तो अगर भारत के संविधान में एक प्रक्रिया दी गई है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 है, जिसके तहत हम महाभियोग ला सकते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप इस निर्णय को उसी तरह देखते हैं क्या? इस निर्णय को कि ये परंपरा रही है दीप जलाने की परंपरा और इसको जारी रखा जाए, इस निर्णय को आप उस तरह से देखते हैं? लाल सिंह साहब, मैं बहुत संजीदगी से आपकी बात करीब 30 मिनट सुना और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी पूरी बात हो जाएगी। बिल्कुल रखिए, सवाल का जवाब दे दूंगा तो आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, दोनों सवाल आप मिला देंगे तो फिर उचित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर कोई सांसद अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, वो संवैधानिक है, और जो इंक्वायरी होगी, पहले इंक्वायरी होगी, इम्पीचमेंट मोशन आने के बाद इंक्वायरी होगी, जज ही होंगे, उसमें न्याय प्रक्रिया के ही लोग होंगे, और जो उचित होगा बता देंगे। इसमें हाय तौबा मचाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म को ओन करना चाहती है और राष्ट्र को ओन करना चाहती है। तो मैं दोनों पे आपको एक बात बोल देता हूं। अब अगर आप वर्शिप एक्ट 1991 की बात करेंगे तो 1991 में अमेंडमेंट कर दीजिए, नहीं तो कल को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि किसी मंदिर का परछाई मस्जिद पे पड़ रहा है, किसी मस्जिद की परछाई मंदिर पे पड़ रही है, किसी की परछाई चर्च पे पड़ रही है, तो भैया इसे परछाई तक हमारा हो गया। ये तो देश को अनस्टेबल करने की बात है।
अब मैं दूसरा राष्ट्र पे आता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी कितना राष्ट्र के हित में काम करती है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। मैं थोड़ा सा बीच में आपको इंटरवीन कर रहा हूं, थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। आपने वर्शिप एक्ट 1991 को बीच में लाया। मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो पहाड़ी पर मंदिर में दीप जलाने वाली बात है, इसमें तो ये कहीं पर हाईकोर्ट के जज ने इसको देखा ही नहीं कि 1991 के एक्ट कहीं बीच में आ रहा है। आप इसको ला रहे हैं इस बीच में। अब मैं दोबारा मैं धर्म पे ही आ रहा हूँ। हाँ। सबरीमाला मंदिर का मामला अगर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जितने समर्थक थे जो अपने आप को हिंदू धर्म का मानते हैं, महिलाओं को रोकने के लिए डंडा लेके खड़े थे। तो वो महिला विरोधी लोग कैसे धर्म की बात कर सकते हैं? आप फिर दूसरे मंदिर पर चले गए प्रोफेसर साहब, आप फिर दूसरे मंदिर पर चले गए, तमिलनाडु के इस वाले मामले पर रहिए। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं ट्रैक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने जो पैकेज था, पैकेज में 4 रेफरेंस लिया था, तो मैं भी एक रेफरेंस ले रहा हूँ आपको। अब मैं राष्ट्र पर आता हूँ, धर्म पे तो मैंने इनको बता दिया। अब राष्ट्र पे आता हूँ। इस देश के राष्ट्रपिता कौन है, आप बता दीजिए मुझे। जी बिल्कुल, मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि जिस विषय की पड़ताल कर रहे हैं उस पर हम लोग रहें और उसके मेरिट और डिमेरिट है ना, उस पर देखें कि जो भी आप लोग रुख ले रहे हैं वो कितना उचित है। मैं ये जानना चाहता हूं। मैं इसीलिए तो बता रहा हूं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। उचित अनुचित तो जो फैसला आएगा पता ही चल जाएगा। तो उचित अनुचित में हम क्या बात करें? हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, हम आपसे पूछे कि राष्ट्रपिता कौन है इस देश के? इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। अब महात्मा गांधी जी के हत्यारे यानी राष्ट्रपिता के हत्यारे, मतलब राष्ट्र के हत्यारे जिस विचारधारा को मानते हैं और राष्ट्र को ओन करने की बात करते हैं, ये तो मतलब कहीं से भी तार्किक नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि बीजेपी पर आप बाकी मामलों को लेकर पूरा हमला कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विषय है, जिस विषय पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं, ये विषय पर जो विपक्ष ने रुख लिया है वो कितना उचित है, इसी की पड़ताल कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। समीर सर, आपने प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का भी तर्क सुना। इसके पहले मनीष तिवारी जी की भी बात हमने सुनवाई थी। वो कह रहे हैं कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम इस प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये मुख्य रूप से तर्क निकल करके उनका आ रहा है। लेकिन समीर सर, क्या आपको लगता है कि ये तर्क उचित है? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप में पहला मामला है कि जज ने किसी मामले पर निर्णय दिया और उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लेकर आ गए। समीर जी, जो गुब्बार इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि संवैधानिक प्रक्रिया है और सांसदों को यह अधिकार है लाने का। लेकिन किस पर्पस से लेकर आ रहा है, उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है और आप क्या संदेश देना चाहते हो, वो महत्व का रखता है। कांग्रेस इस बात को जानती है, डीएमके इस बात को जानती है, समाजवादी पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे और साइन करने वाले तमाम राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं कि इस कागज पर जो हम साइन कर रहे हैं इसका निशाना कहां लगने वाला है, हमारा निशाना कहां लगाना है। और जहां उन्हें निशाना लगाना है, जहां उन्हें संदेश देना है, जहां उन्हें भरोसा जगाना है, या उसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और देखिए, एक सिंगल जज साहब ने किया, डबल बेंच ने भी वैसा इसका कठोर निर्णय दिया। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, और इनके पास तो धर्मेंद्र जी के पास तो कपिल सिब्बल जैसे विद्वान वकील है, कांग्रेस के पास तो मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी, तमाम चिदम्बरम साहब से तमाम वकीलों की फौज है, वो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ चले जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनके फेवर में जजमेंट नहीं देती तो फिर ये लोग पार्लियामेंट में जाते कि भाई सर्वोच्च अदालत ने भी हमारी नहीं सुनी है, अब हम पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। ये सीधा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि किस तरीके से तमिलनाडु में चुनाव है 4 महीने के बाद, तो अपने वोटर को मैसेज देना है कि कैसे हमने हिंदुत्व का अपमान किया है, हिंदू लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है, और आप हमें सत्ता दोगे तो तमिलनाडु में किसी भी हिंदू को हम दिया नहीं जलाने देंगे, होली नहीं मनाने देंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, हिंदू के सारे मंदिरों का ताला लगा देंगे। आप इस मामले को बड़े संदर्भ में देख रहे हैं। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपसे अब मैं थोड़ा सा इसको और व्यापक बहस को करता हूं। ये बताइए कि क्या कोई एक पैटर्न है जिसमें कि जैसे अभी हम मंदिर और दरगाह के बीच ये विवाद पहाड़ी पर देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये हो रहा है कि भाई नहीं, अब यहां पर दीप नहीं जलाने देंगे, भले उचित दूरी है, कोर्ट जो है वो निर्णय दे रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, आप वहां पर भी, अपने वहां पर भी दीप नहीं जला सकते स्तंभ पर। ये क्या एक पैटर्न है, कब्जे का पैटर्न आप इसमें देखते हैं? क्योंकि कई जगहों से इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो क्या ये कोई एक पैटर्न है, इसके पीछे कोई मॉड्यूल है जो कि लंबे समय में इस तरह की चीजें की जाती हैं और फिर अदालत में कुछ वकीलों का और संसद में पार्टियों और सांसदों का साथ भी मिल जाता है?
पहले मैं साथियों का जवाब दे दूं। जो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि HRNCE डिपार्टमेंट है जो सारे मंदिरों को कंट्रोल करता है, उसके जो मिनिस्टर हैं, जिसको हम कहें मंदिर मंत्री कहें, वो मंदिर उसी तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका टाइटल होता है सनातन का संपूर्ण समाप्ति, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो चीफ जस्टिस होते हैं। तो क्या मेरे साथी पार्टियों को ये नहीं लगता कि अगर किसी एक धर्म की समाप्ति की बात करे तो क्या उन्हें इसके बारे में बोलना चाहिए? और ये एक राजनीति इनकी दिखती है, राजनीति करने आए हैं, कम से कम सही और गलत को तो देखें। दूसरी चीज, आज डीएमके जिस तरह से सौतेला व्यवहार मंदिरों के साथ कर रही है, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट विचारधारा है, और उस विचारधारा के साथ जिस तरीके से अखिलेश जी और कांग्रेस के लोग मिल करके एक साथ जा करके उन्होंने एक सम्मानीय जज, मैं उन जज के साहब के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। जी, हम चला भी रहे हैं, उनका बैकग्राउंड हम चला भी रहे हैं। प्रोफाइल देख लीजिए, सुनिए, प्रोफाइल को चला भी रहे हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों में 1,20,426 केसेस का निपटारा किया। उनके बारे में मदुरई बेंच में ये फेमस है कि वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 बजे तक जाते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि वो कितने कर्मठ हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, उन्होंने किस किस ईयर में कितने कितने केसेस का डिस्पोजल किया। तो आप लोग किसी जज को टारगेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, उसकी कॉम्पिटेंस से आपको कोई मतलब नहीं, उसके संवैधानिक क्षमता से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना है, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर जिस तरह से आप जो कर रहे हैं ये देश के खिलाफ है, देश को रसातल में ले जाएगा। और अगर जिसको जो आपने सवाल पूछा था उसका सिर्फ ये जवाब दूंगा कि वो लोग जो अपने घर को ले जाकर, मैं चाहता हूं कि हर जगह, हर शहर में एक एरिया होता है जहां पे एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, पर वहां से सारे लोग पलायन क्यों कर जाते हैं? मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अपना घर उस एरिया में बनाए और फिर वहां रहे 5 साल, फिर उन्हें पता चलेगा किस तरह की मेंटालिटी के साथ ये लोग चलते हैं। जी का जवाब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, काउंटर। लाल सिंह साहब, मैं बड़े आदर के साथ एक जानना चाहूंगा जी, जज साहब की इतनी बैकिंग भारतीय जनता पार्टी को क्यों करने की जरूरत पड़ गई है? क्या लगता है किसी प्रदेश में चुनाव तो नहीं है? जज साहब अगर ये बात कह दे कि मेरे खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है वो गैर संवैधानिक है, या भारतीय जनता पार्टी ही कहते मान लो चलो उनके पीछे बैकिंग कर रही है। दूसरी बात, किसी भी धर्म के आड़ में कोई गलत काम करे और उसका विरोध ना करें, कि या ये समाज के लिए अच्छा है या उस धर्म के लिए अच्छा है, फिर हम तो कहते हैं क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। राम भद्राचार्य जैसे लोग कहते हैं वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। आधी बात नहीं, उन्होंने वाइफ और पत्नी दोनों की व्याख्या की थी। आधी बात नहीं, उन्होंने वाइफ और पत्नी दोनों की व्याख्या की थी। आधी बात इस दूरदर्शन के डीडी न्यूज के बात पर नहीं। मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूरी बात ये थी कि अंग्रेजों ने वाइफ का मतलब ये बताया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। वाइफ का मतलब अर्धांगिनी है, देश में पूजा होती है, हर आदमी के नाम पे श्री लगाया जाता है, श्री का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब पत्नी। तो इस तरह की उन्होंने हिंदी में पूरे विस्तार से बताया था। वो एक्सपोज हो रहे हैं, इस तरह का झूठ का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने अभी जो लालचंद जी जो पिक्चर दिखाई जा रहे हैं ऊपर, मैं चाहता हूं उसको पूरी तरह से दिखाया जाए पूरे स्क्रीन में। बिल्कुल, जरा इसको फुल स्क्रीन पर लीजिए, जिससे कि पूरे देश को पता चले ये देखिए फुल स्क्रीन आ गया, बोलिए अब इस पर। नीचे जो ऊंचा सा दिख रहा है, नीचे की तरफ ये बेसिकली मेन मंदिर है, उसके बाद बीच में ये कैलाश वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और ऊपर आपको दिख रहा है वहां पर वो दरगाह बनी है, उसके बगल में दीप स्तंभम बना हुआ है। वो दीप स्तंभम उसके 50 मीटर से ज्यादा दूर है, 15 मीटर से ज्यादा दूर है, और उसकी टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है। तो समस्या क्या है? उनको समस्या यह है कि यहाँ पर दिया जलाया जाएगा, दिया जो जलाया जाता है वो पूरे मदुरई शहर जरा ये फुल स्क्रीन पर देख लीजिए, कल्चर है, जरा फुल स्क्रीन पर देख लीजिए कि इस पहाड़ी पर क्या क्या है। समझना पड़ेगा कि जिस तरह से डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक धर्म को, वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की राजनीति कर रही है, मैं चाहता हूं पूरा देश इनको देखे सुने। मैंने अभी तक कोई भी राजनीति की बात नहीं की, मैं केवल फैक्ट की बात कर रहा हूं, और इस चित्र ने पूरी तरह से इनको एक्सपोज कर दिया है
कि ये लोग किस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ राजनीति करते हैं। ठीक ये है। इनके खड़गे साहब का बेटा कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है। अरे ये बताइए, ये सेकुलरिज्म कहां से आप लाते हैं? क्या आप मुस्लिम का फेवर करेंगे? बिल्कुल मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, ये अम्बेडकरवादी सेकुलरिज्म नहीं है, ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म है जिससे ग्रसित कांग्रेस पार्टी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके पास आऊं। अजय वर्मा जी बहुत देर से नहीं आए हैं, अजय वर्मा जी को लेकर फिर आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी आ रहा, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके ही सहयोग आपके सहयोग को लेकर आ रहा हूं, फिर आप आइएगा। राम भद्राचार्य जी जैसे संत को बदनाम करना। ठीक है, पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अजय वर्मा जी थोड़ा सा त्याग कीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव पहले, फिर अजय वर्मा। गठबंधन में, दोनों गठबंधन में। सुन लीजिए, राम भद्राचार्य जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, और जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी कर रही है वो गलत है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, तो आप पहले एक्सेप्ट कीजिए आपने गलत कहा, आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपने गलत कहा। राम भद्राचार्य के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उस मामले को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने आधे वीडियो का हवाला दिया। नहीं बोलेंगे, आप कभी मौलाना मदनी के खिलाफ नहीं आधे बोलेंगे। वीडियो का हवाला दिया प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आकर के नहीं बोला, और आप एक हिंदू धर्म के महात्मा को इस तरीके से आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, बस आप ही के पास अब आऊंगा। मुझे समय दीजिए जी। मैंने सबरीमाला मंदिर का एग्जाम्पल बताया, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, हिंदू धर्म हिंदू धर्म के मानने वाले, महिलाओं को रोकने के लिए लाठी डंडे लेकर खड़े थे, उस पे बीजेपी प्रवक्ता ने एक शब्द भी नहीं बोला। राम भद्राचार्य जी अगर संत है, मैंने इस पर कहा था आपको कि तमाम विषय को आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस पर आप नहीं बोल रहे हैं। ये पहाड़ी जो आप दिखा रहे हैं, इस पर बोलिए, इस पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोलिए, और जज के खिलाफ लाए गए महाभियोग पर बोलिए। मेरा सुन लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। मेरा टाइम आप दूसरे को देते हैं, मैं बोलता हूं, फिर आप भी बोलना शुरू कर देते हैं। जल्दी से बोलिए, क्योंकि अजय वर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे समय देना होता बताइए। ठीक है, बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, संत का मतलब होता है शालीन होना, संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। क्या अंग्रेजों की पत्नियां नहीं होती हैं? नारी जो अंग्रेजी बोलने वाली नारी नहीं होती है, उनका अपमान करोगे आप? ऐसे संत होते हैं? ऐसे संत नहीं होते हैं। ठीक। दूसरी बात, अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जो राष्ट्र के ठेकेदारी की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि मुगल आए, भारत की संस्कृति पे हमला किया, अंग्रेज आए, भारत की संस्कृति पर हमला किया, तो इनके पुरखे क्या कर रहे थे? क्यों गुलामी कर रहे थे उनकी? क्यों देश के जो नौजवान, फिर आप इधर उधर जा रहे हैं। अब मुझे अजय वर्मा जी के पास जाने दीजिए। अजय वर्मा जी काफी। कौशल खान जी आ रहा हूं, आपका काउंटर लूंगा। अजय जी बहुत देर से नहीं बोल पाए। अजय जी ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? हमने मनीष तिवारी जी की बात भी सुनवाई, आपके सांसद की बात, कांग्रेस के सांसद की बात। प्रक्रिया का हवाला देना क्या पर्याप्त है कि हाँ प्रक्रिया के तहत लेकर आ रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार होना चाहिए, उस पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपनी रणनीति बनाए, अपना चुनाव लड़े, हम इनको मने कोई करते हैं देश में क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या एजेंडा चलाते हैं। अब ये बात कर रहे थे अभी के साथ राम भद्राचार्य का पूरा वो ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी के चेले जो डिग्री नहीं बताते कि हमने कहा की है, इनसे पूछिए आलू के सोने वाला स्टेटमेंट, आलू के सोने वाला स्टेटमेंट मैं बार बार आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये पहाड़ी, बनाकर ये मंदिर, ये दीप जलाने की परंपरा, हाईकोर्ट का निर्णय और महाभियोग पर रही है। होम मिनिस्ट्री में मामला चल रहा है, सोनिया गांधी वोट चोरी करके एंटर कराती है वोटर लिस्ट में। क्या बात करते हैं ये लोग जो गांधी परिवार के लोग हैं? गांधी परिवार ने देश का जितना नुकसान किया उसका किसने किया है? ये बताइए ना। राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है ना? राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है ना? उन्होंने क्रिश्चियनिटी पालन करते हैं ना? सोनिया गांधी क्या हुआ? सोनिया गांधी का नाम गलत इंटर किया गया था। सोनिया गांधी ने वोट चोरी की थी ना? जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी की। जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी की। सोनिया गांधी ने वोट, फिर आप लोग वोट चोरी पर चले गए। गांधी ने वोट चोरी पर किसी और दिन कर लेंगे हम लोग बात। और ये वोट चोरी पर किसी और दिन कर लेंगे, उस पर तो अलग से विषय है, अलग से बात कर लेंगे। आज इस पर रहिए, आज इस मुद्दे पर रहिए, दोनों लोग इस मुद्दे पर रहिए। देखिए दूसरी बात, हमारे संत तो संत हैं पूरे, इनके संत बलात्कारी बाबा आसाराम बापू है, इनके नेताओं के
वो आपके संत बलात्कारी का नाम बाबा बता दो। आसाराम बापू संत अरे जिनका सर, है, आपके संत का हमारे नाम बता संत दो। बलात्कारी नहीं है। अरे आपके संत का नाम बताओ। संत चिन्मयानंद, आपके संत का नाम बलात्कारी बताओ ना। आसाराम। अरे बताओ ना प्रज्वल संत का रेवन्ना। नाम। मैं आपका यही कौन कहूंगा, संत है? ना संतों को बांटिए ना जजों को बांटिए, नहीं बात के सर, ना ये संतों बलात्कारी को बाबा को ये बांटिए डांस करते ना हैं, जजों को इनके बांटिए, बड़े नेता उनको पैर क्योंकि छूते हैं, राजनीति उनके अपनी साथ जगह डांस पर करते है हैं। ये और भारत की सनातन की परंपरा बात करेंगे, बलात्कारियों को और समर्थन ये देने सब वाले। कुछ अपनी जगह पर है। शर्मनाक और निंदनीय है। कैसी बात करेंगे ठीक। ये संतों की बात अब करते हैं, मुझे लाना बलात्कारी पड़ेगा आसाराम समीर बापू, चौगांवकर जी इनके को। गुरु हैं, समीर इनके चौगांवकर चरण जी को चुंबक लाइए। करते हैं ये समीर चौगांवकर जी। राम किशोर जी आसाराम का चरण चुंबक करते हैं। ठीक। चरण चुंबक ये राहुल करते हैं। गांधी आकर के यहाँ पे सत्तारी बाबा। भ्रष्टाचार अब रुक मचा रहे जाइए। हैं, फालतू की बात और बोल रहे हैं। उन्हें रुक उन्हें जाइए। फिर पैरोल लेते दिलवा हो। देते हैं। आप सभी लोग ऐसे अपना राहुल रुक गांधी जाइए, को समीर पैरोल चौगांवकर दिलवा जी को लाने देते हैं। दीजिए। उन्हें पैरोल दिलवा पप्पू गांधी देते कहाँ से हैं। आ गए ये? वो राम पप्पू गांधी रहीम कहाँ को से पैरोल गए ये? दिलवा देते हैं। पप्पू गांधी कहाँ राम से गए रहीम ये? को भाषा ये पप्पू भाषा गांधी आए शैली कहाँ से हैं? भाषा ठीक है। शैली पप्पू गांधी को हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी रुक ने क्यों जाइए, भेजा रुक है? जाइए। भाषा शैली सही मत रखिए। अब हम जब ऐसी आपके नहीं पास सब्जेक्ट पे बोलते। बात करने के लिए कुछ नहीं बेचैन है मत होइए। तो राहुल गांधी की तरह बेचैन राहुल मत गांधी होइए। की तरह बिहेव करोगे, देश का बेचैन मत समय होइए बर्बाद सिवाय करोगे, इसके राष्ट्रीय कि चैनल का हिंदुस्तान टाइम में बर्बाद आप करोगे। आपके केवल- पास विषय पे आप बोलने के लिए केवल कुछ नहीं नकली है। सनातनी, यही कांग्रेस का हाल है, नकली यही राहुल गांधी हिंदू, का हाल है। इसीलिए चलिए अब लौट आइए विषय पर, विषय पर लौटिए। पाकिस्तानी प्रेमी, आप दोनों विषय पर लौटिए। विषय पर नहीं और राहुल विषय के बारे में मैं आगे बात चल करके प्रेमी, समीर राहुल चौगांवकर गांधी सर को से कुछ पता ही नहीं है विषय के बारे में। इस बहस विषय को के बारे में राहुल गांधी कुछ पता और ही ज्यादा नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब आप सभी के पास फिर से आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेना नरेंद्र है, मोदी जी फिलहाल एक ब्रेक लेना है, आप लोग रुकिए। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, इसी वजह से कांग्रेस का अभी वक्त है ब्रेक का। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच, बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज हम बहस कर रहे हैं जो मदुरै मंदिर दीप विवाद है उस पर। और इस समय सीधे मैं जुड़ता हूं समीर चौगांवकर जी के पास, सीधे चलते हैं। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सर, ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, अब हमने एक सवाल और पूछा था। आ रहा हूं आपके पास ही आऊंगा। आप कम कर देते हैं। आप अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय वर्मा जी। अरे लालचंद, ये मेरी आवाज विषय पे तो बोलिए। कम कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। लोग नहीं, बिल्कुल बात नहीं है, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, बोलिए आप बोलिए, फिर मैं समीर सर के पास जाऊंगा। नहीं, ये बीच में ये आपके को एंकर क्यों आ जाते हैं? ये अनपेड है, पेड है रामकिशोर। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया था बीच में आपको, आप बोलिए ना अजय जी, आप बोलिए। कह रहा हूँ आप पहले पूरी कर लीजिए, फिर मैं समीर सर के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी मैसेज आए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपकी आवाज डीडी न्यूज दबा रहा है। मैंने कहा डीडी न्यूज झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है अजय जी। बहुत बेचैनी हो गई है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के प्रवक्ता आए हैं ना। आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, पूरी बात रखिए। अरे भाई पवन जी, सब्जेक्ट पे तो बोलो, कुछ सब्जेक्ट के बारे में तो के समर्थक क्यों आ गए फिजिक्स एग्जाम बाबू का भाषण देते? स्वामी अरे कम से कम सब्जेक्ट पर तो बात करो यार। राहुल गांधी की कौशल कांत जी, अब अजय जी को आप बोलने दीजिए, अजय जी को बोलने दीजिए। अजय जी बोलिए, सब्जेक्ट पे बोले। बताइए अजय जी बोलिए। बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट पे तो बात करो आप अगर ये बीच में बार बार बोलेंगे, लालचंद जी को इनसे ही बुलवा लीजिए। ठीक है। अभी कौशल कांत जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। अजय जी आप बोलिए। अजय जी, लालचंद जी बोलिए। अगर ये बीच में बोलेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो आप इनसे बुलवा लीजिए। मैं तो दर्शक दीर्घा में बैठा हूं। नहीं, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया था, अब वो बाद में जवाब देंगे, आप पहले बोलिए। देखिए ये अब देखिए आपकी आवाज खुद ही किसी वजह से गई है। सबको अपनी बात रखनी चाहिए, इनके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, बोलिए। हाँ चलिए, अजय जी की बात को सुनिए सब लोग। भाई अजय जी बोलिए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए।
अगर इन्हें कोई बात अच्छी, इनकी मुझे कोई बात अच्छी बुरी लगनी है, मैं तो बोल ही नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे पता है कि कितने पैमाने में ऐसे ही अपने टाइम पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं असंसदीय भाषा इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, अब टॉपिक पर आइए। मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता हूँ। ठीक है, आइए तो विषय पर आइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हर पार्टी का अपना विशेष अधिकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तमिलनाडु हो। भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करने के लिए साम दाम दंडभेद अपनाकर तमिलनाडु में अपना सिस्टम को बनाना चाहती है, लेकिन वहां की जनता को पता है कि तय कर चुकी है कि ना ईवीएम काम आएगा, ना चुनाव आयोग काम आएगा, ना ईडी, ना सीबीआई, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना आईटी। हाँ, ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम के रंग पे आ गए हैं। मैं अजय जी थोड़ा सा बीच में बोलूं। अजय जी, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अभी तक इसको पॉलिटिक्स से देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट ने एक परंपरा को जारी रखने का हाईकोर्ट के जज ने फैसला दिया, यही निर्णय था ना? आपको क्यों लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है? इस फैसले को हाईकोर्ट के एक फैसले के तौर पर देख करके इसका अनुपालन होना चाहिए था। अजय जी बोलिए। लालचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं मिल रही है। ठीक है। मैं जरा समीर जी के पास आता हूं, फिर कौशल जी आपके पास आऊंगा। समीर सर, आज एक सवाल हमने ये भी पूछा था कि अब इस मामले में आगे क्या होगा, बताइए। देखिए, मुझे लगता है इसमें जो स्वामीनाथन जज ने जो जजमेंट दिया है वह जजमेंट कंटिन्यू रहेगा, और यह कांग्रेस भी जानती है, सारे हस्ताक्षर करने वाली पार्टियां जानती है कि जजमेंट बदलेगा नहीं। यह सिर्फ संदेश देना है इनको, अपने वोटर्स को, जो उसी पे कोशिश कर रहे हैं। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, इन्हें मुसलमान को तुष्टिकरण की राजनीति करना है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश करना है कि आपके साथ हम खड़े हैं, घुसपैठियों के साथ हम खड़े हैं। ऐसा होगा तो हम घुसपैठियों को बचाएंगे। हिंदू मंदिरों को कोई बात होगी तो हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े होंगे। तो ये बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो एक पैटर्न शुरू करा है कांग्रेस ने, कि बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बचा रहे, बिहार में। अब मैं बोलूं लालचंद जी? हाँ बोलिए ना। मैं बल्कि एक सवाल जोड़ देता हूं, एक सवाल आ रहा हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपके पास आऊंगा, पहले अजय जी से एक सवाल। अजय जी, आगे भी किसी जज का कोई इसी तरह का निर्णय आएगा तो महाभियोग लेकर आइएगा क्या? देखिए, आदरणीय समीर चौवांकर जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन अब क्या करें, वक्त है, मजबूरी है। बड़े बड़े नेता वॉशिंग मशीन में आके धुल गए, तो इनकी कोई गलती नहीं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा मान करता हूँ, रिपीट हो रही है बात। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, अगर टाइमिंग पर हमारा सवाल है, हमारा जजों के ऊपर कोई सवाल नहीं, हमारा सवाल है टाइमिंग पर। अगले साल 1 महीने बाद चुनाव है तमिलनाडु में। जज साहब को अभी क्यों याद आ रहा है कि मंदिरों, मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम विवाद? और अच्छा, तो आपकी पूरी आपत्ति ये है कि निर्णय सही है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद निर्णय आना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं? टाइमिंग जो है, आप ये देखिए कि कुछ जजों को देखा रिटायर होने के बाद किसी को गवर्नर बता दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। ये तो लंबे समय से रहा है सर, दूषित नीति है। लंबे समय से बड़े बड़े पदों पर जाते रहे लोग। सरकार का विशेष अधिकार है। हाँ। मुझे नहीं पता कि समीर चौवंगर साहब को कब राज्यपाल बनाया जा रहा है। ठीक भी कोशिश है, इन्हें भी गवर्नर। मैं कौशल जी के पास आऊं, उससे पहले जरा एक बार प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, उसके बाद कौशल जी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ चौहान साहब गवर्नर बने, तो हम भी चाय पीने जाए इनके यहाँ। आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो राष्ट्र में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी विवाद ना खड़ा करते हैं। तो ये देश अब जान गया है, कलकत्ता में चुनाव होगा तो मस्जिद बनवाने लगेंगे, केरला में चुनाव होगा तो वहाँ कुछ और करवाने लगेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वहाँ संबल वाला चुनाव तो हर 5 साल में होना ही है सब जगह पर। चुनाव तो 5 साल में होना है ना सर, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होते रहेंगे। अरे मैं तो प्रदेशों का बता रहा हूँ, तो पूरा देश जानता, कोई दुनिया जानती। ज्ञानवापी का जब मामला चल रहा था तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था। दूसरे भी चुनाव होता है। ठीक है, फाइनल कमेंट कौशल कांत मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। ठीक, कौशल कांत मिश्रा जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं? 3-4 चीजें इन लोगों ने बोली है। पहली चीज, कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि हर पार्टी की अपनी एक तैयारी होती है, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर आए हैं। ठीक है, और इस तरीके, इसी वजह जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसके पीछे राजनीति देख रहा है, राजनीति बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि हम अपनी रणनीति राजनीति के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं राष्ट्रमंच से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी जज के किसी एक निर्णय को
इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीति होती रहती है, लेकिन कौत को, संविधान को, सनातन को राजनीति के बीच में इस तरह से घसीटना कि महाभियोग तक बात पहुंच जाए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल कांत जी, अजय जी, समीर सर, प्रोफेसर धर्मेंद्र। तो राष्ट्रमंच पर आज हमने इस बड़े विषय पर बड़ी बहस की कि जो तमिलनाडु में मदुरै दीपम मामला है, वो पूरा मामला है क्या, और वो आखिरकार महाभियोग तक कैसे पहुंच गया, और अब आगे इसमें क्या होगा। हम आगे आपको बताते रहेंगे, इस मामले से जुड़ी खबरों पर बहस करते रहेंगे। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।